नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम दलित साहित्य की अवधारणा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दलित साहित्य की अवधारणा क्या है? अवधारणा का अर्थ होता है इच्छा या संकल्पना। दलित साहित्य लेखन का आखिर उद्देश्य क्या है, उसका इच्छा क्या है कि वह दलित साहित्य के द्वारा किस चेतना को व्यक्तियों के मन मस्तिष्क में जगाने की इच्छा रखता है, यही कहलाता है अवधारणा। तो दलित साहित्य लिखने का उद्देश्य क्या क्या है, इन सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से हम जानेंगे। इसके पहले भी मैंने दलित साहित्य की अवधारणा के ऊपर एक वीडियो बनाया है। आज यह दूसरा वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दलित साहित्य की अवधारणा के बारे में जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। तो हम आगे देखते हैं। अवधारणा का अर्थ है दोस्तों, अच्छी तरह विचार करके कोई निश्चय करना, जिसको अंग्रेजी में डिटर्मिनेशन कहते हैं, और अच्छी तरह विचार करके कोई परिणाम निकालना, इसको हम कहते हैं फाइंडिंग। तो अवधारणा से यही तात्पर्य है कि अच्छी तरह विचार करके कोई चीज़ निश्चय करना और उसको, उस निश्चय को पाने का जो परिणाम निकालना, उस निश्चय पर चलकर परिणाम निकालना, यही क्या है, अवधारणा है। ठीक है। मराठी दलित रचनाकार अर्जुन डांगले जी के अनुसार वे कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था और विषमता के विरुद्ध, विषमता अर्थात समानता का न होना, इन सभी के विरुद्ध, सामाजिक व्यवस्था और विषमता के विरुद्ध आंदोलन खड़ा करके एक नए समाज का निर्माण करना दलित साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है। तो डांगले जी के अनुसार एक नए समाज का निर्माण करना, जिसमें सामाजिक व्यवस्था हो, पर ऐसी सामाजिक व्यवस्था ना हो जिसमें एक से दूसरे को कमतर आंका जाए, अर्थात उसमें विषमता ना हो। ठीक है। तो आंदोलन खड़ा करके एक नए समाज का निर्माण करना ही दलित साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है। उसी तरह डॉक्टर विमल थोरात का मानना है कि दलित साहित्य उस विद्रोह का उन्मेष है जो किसी विशिष्ट जाति या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि स्वः, मतलब अपने आप की खोज में निकले हुए एक पूरे समाज का पूर्व परंपराओं से विद्रोह एवं अपने अस्तित्व की स्थापना का प्रयास है। तो थोरात जी के अनुसार दलित साहित्य एक विद्रोह का उन्मेष है, एक विद्रोह का आगाज है। और यह विद्रोह किस लिए है? यह विद्रोह इसलिए है कि कोई व्यक्ति अपना खोज करना चाह रहा है, और अपना खोज वह किस तरह से करता है, वह यह चीज़ देखकर करता है कि एक पूरे समाज का पूर्व परंपराओं से वह क्या क्या सहता आ रहा है, और उस परंपरा से वह विद्रोह करके स्वयं को खोजता है और अपना अस्तित्व स्थापित करने का प्रयास करता है। यही दलित साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति अर्थात दलित स्वयं को खोजे और अपनी अस्तित्व की स्थापना का प्रयास करे। शरण कुमार लिम्बाले जी हैं, इनके शब्दों में दलित साहित्य का अनुभव अब तक साहित्य में न व्यक्त हुआ अनुभव है। अर्थात वे बोलते हैं कि दलित साहित्य का, जो दलित साहित्य लिखा गया है, उनमें जो चीज़ें लिखी गई हैं लेखकों और कवियों के द्वारा, दलितों के मुद्दे को जिस तरह उठाया गया है, वो अब तक के हिंदी या भारतीय साहित्य में
कहीं व्यक्त नहीं हुआ है, ऐसा अनुभव है। और यह जो अनुभव है वह जाति विशेष का अनुभव है, इसलिए यह एक व्यक्ति का अनुभव होते हुए भी पूरी जाति को प्रतिनिधित्व देता है, उसकी पीड़ा और आक्रोश को प्रतिबिंबित करता है। दलित साहित्य में अनुभव स्वतंत्रता की आकांक्षा से व्यक्त होता है। उसका स्वरूप मैं की अपेक्षा हम जैसा है और इसी अनुभव ने दलित लेखकों को लिखने के लिए प्रेरित किया। तो शरण कुमार लिम्बाले जी कहते हैं कि दलित साहित्य में एक व्यक्ति जो है वह अपने अनुभव को बांटता है, अपने अनुभव को वह दर्शाता है साहित्य के माध्यम से, लेकिन वह स्वयं का अनुभव न होकर उसका जो समाज अर्थात जो दलित समाज जैसा अनुभव करता है वह उस समाज का अनुभव बन जाता है। असमान व्यवस्था के नीचे पिसे हुए मनुष्य को केंद्र मानकर जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा इसी अनुभव से मिली। इसका स्रोत जो है डॉक्टर अंबेडकर के विचार है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के जो विचार है वह इस प्रेरणा दलित साहित्य लेखन की प्रेरणा देता है। दलित होने का ज्ञान गुलाम के ज्ञान की तरह है। यह ज्ञान ही दलित साहित्य का सार है। यह ज्ञान अन्य लेखकों की अपेक्षा दलित लेखक के ज्ञान को अलग करता है, उसे विशिष्ट बनाता है। दलित लेखक के लेखन का आधार उसका निजी अनुभव है, अर्थात स्वयं उसने जो अनुभव किया है, स्वयं उसने जो परिस्थितियों को झेला है, उसके लेखन में हमेशा एक भूमिका रहती है कि इसके विरुद्ध विद्रोह करना है। अर्थात वह लेखक जब लेख लिखता है, स्वयं का अनुभव जब साझा करता है साहित्य के माध्यम से, तो उनका एक विशिष्ट उद्देश्य रहता है कि मुझे इस परंपरा के विरुद्ध, इस चीज़ के विरुद्ध मुझे संघर्ष या विद्रोह करना है, यह नकारना है अथवा इसका निर्माण करना है। तो उसका उद्देश्य साफ साफ रहता है। उसका पहले से निर्धारित विश्वास से जो है वह दलित लेखक लिखता है, इसीलिए उसका लेखन उद्देश्यपूर्ण है। दलित लेखक सामाजिक जिम्मेदारी से लिखता है। उसके लेखन में एक्टिविस्ट अर्थात कार्यकर्ता का आवेश और निष्ठा व्यक्त होती है। एक्टिविस्ट अर्थात समाज को बदलने वाला एक ऐसा व्यक्ति, समाज में बदलाव लाने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो दलित लेखक एक सामाजिक बदलाव के लिए एक्टिविस्ट का काम भी करते हैं। समाज बदले, समाज अपने सवाल समझे, यह जो चीज़ है, यह तिलमिलाहट उनके लेखन में व्यक्त होती है। दलित लेखक आंदोलन करके लिखने वाला कार्यकर्ता कलाकार है। वह अपने साहित्य को आंदोलन मानता है। उसका लगाव समग्र ब्रोकन मेन में है, अर्थात सब तरह से टूट जाने वाला व्यक्ति आखिर में उठ खड़ा होने की चाहत रखता है। वह एक समग्र ब्रोकन मेन है। सभी टूटे पिछड़े मनुष्यों से उसका सरोकार है। दलित साहित्य का जीवन दर्शन आज तक व्यक्त हुए जीवन दर्शन से भिन्न है। एक नया संस्कार, एक नया समाज, एक नया मनुष्य पहले पहल साहित्य में व्यक्त हुआ है। दलित साहित्य का जो यथार्थ है वह अलग है। इस यथार्थ की भाषा अलग है। वर्ण व्यवस्था के अमानवीय बंधनों ने शताब्दियों से दलितों के भीतर हीनता का भाव पुख्ता किया है, अर्थात वे स्वयं को दूसरे जातियों की अपेक्षा हीन समझते हैं
यह जो बात है उनके दिमाग में घर कर गई है। धर्म और संस्कृति की आड़ में साहित्य ने भी इस भावना की नींव सुदृढ़ की है और ऐसे सौंदर्य शास्त्र का निर्माण किया है जो अपनी सोच और स्थापनाओं में दलित विरोधी है। तो धर्म और संस्कृति की आड़ में साहित्य ने भी जो हीनता का भाव दलितों के भीतर है, इस भाव को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है, जो समाज के अनिवार्य अंतः संबंधों को खंडित करने में सहायक रहा है। तो एक तरह से हमारा जो भारतीय धर्म और संस्कृति है, इसने भी हमारे जो संबंध है, अर्थात एक वर्ग का दूसरे वर्ग से जो संबंध, एकता का संबंध होना चाहिए, उन संबंधों को खंडित करने में एक सहायक की भूमिका निभाई है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं, उनका कहना है कि ऐसे प्रतिकूल नैराश्यपूर्ण क्षणों में भी दलित कवियों ने हीन भावना का त्याग करके सजगता और सतर्कता से विसंगतियों और विषमताओं के बीच दलित साहित्य को जीवन के सरोकारों से जोड़ा। दलित कवि साहित्य के मूलभूत प्रयोजनों से साक्षात्कार करता है। वह दलित कवि की सहज और अनिवार्य प्रतिबद्धता है, उसकी रचनात्मक ऊर्जा है। दलित साहित्यकार जो होते हैं, वे अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ रचना कर्म से जुड़कर साहित्य की सृजनात्मकता में मानवीय सरोकारों, संवेदनाओं और स्वतंत्रता, साथ ही भाईचारे की भावनाओं को स्थापित करता है। तो दलित साहित्यकार जो है, वो अपने रचना कर्म के माध्यम से मानवीय सरोकार, अर्थात मानव मानव एक समान मानवीयता का संदेश देता है। उसी तरह संवेदनाओं और स्वतंत्रता, एक व्यक्ति के जो वेदना हैं उनको दूसरा व्यक्ति समझ सके, एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति स्वतंत्र कर सके, बांध कर न रखे, उसी तरह भाईचारे, बंधुत्व की भावना का स्थापित करता है। तो उनके लेखों में ये सभी चीज़ें अवश्य पाई जाती है जो दलित साहित्यकार रहते हैं। उनकी दृष्टि में दलित, अर्थात दलित साहित्यकार की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति और उसकी पीड़ा, उसके सुख दुख महत्वपूर्ण है। उसमें दलित हो या स्त्री हो, उसके प्रति रागात्मक तादात्म्य स्थापित करना दलित साहित्य का प्रमुख प्रयोजन है। तो दलित साहित्य का प्रयोजन यही है दोस्तों कि जो दलित है या स्त्री, क्योंकि स्त्री भी सदा से दबाती आई है, दबती आई है, उसको हमेशा दमित किया गया है, उसके अस्तित्व को दबाया गया है। तो इस कारण दलित और स्त्री, इन दोनों के बीच रागात्मक तादात्म्य स्थापित करना दलित साहित्य का प्रमुख प्रयोजन है। अर्थात स्त्री भी अपने अस्तित्व को समझे और दबी हुई ना रहे, वे भी आगे बढ़ने का कोशिश करें, यह दलित साहित्य का प्रयोजन है। तो दलित चिंतन में नया आयाम देकर साहित्य की भावना का विस्तार किया गया है। पारंपरिक और स्थापित साहित्य को आत्मविश्लेषण और पुनर्विश्लेषण के लिए बाध्य किया है। अर्थात बोला यह जा रहा है दोस्तों कि पारंपरिक और स्थापित साहित्य, जो परंपरागत रूप से स्थापित साहित्य है, साहित्यों का आत्मविश्लेषण करना और पुनः इन साहित्य का विश्लेषण किया गया। तो ये जो साहित्य, जो पारंपरिक साहित्य है, वो किस हद तक एक दलित के लिए अच्छा है या बुरा है, इन सभी चीज़ों को आत्मविश्लेषण किया गया और उनके विश्लेषण के लिए बाध्य किया गया।
झूठी और अतार्किक मान्यताओं का निर्ममता से दलित साहित्य में विरोध किया जाता है। अपने पूर्व साहित्यकारों के प्रति आस्थावान रहकर नहीं बल्कि आलोचनात्मक दृष्टि रखकर दलित साहित्यकारों ने पुनर्मूल्यांकन की जद्दोजहद शुरू की है। अर्थात दलित साहित्यकार अपने से पुराने जो लेखक या कवि हैं उनकी रचनाओं को आदर्श न मानकर उनका वे पुनर्मूल्यांकन करने का कोशिश करते हैं और यह देखते हैं कि उनकी जो कही गई बात है वो किस हद तक सत्य है। जबकि हम देखते हैं कि दलित साहित्य के इतर जो पारंपरिक साहित्य है उसमें अपने से जो पहले आए हुए जो कवि हैं या लेखक हैं उनके साहित्य को पत्थर की लकीर मान लिया जाता है और वेद पुराण मनुस्मृति इसका एक उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं। साहित्य आधुनिकता और समकालीनता की ओर अग्रसर हुआ है। तो दलित साहित्य के माध्यम से भारतीय साहित्य, हिंदी साहित्य आधुनिकता, समकालीनता इनकी ओर अग्रसर हुआ है। अर्थात जिस समय वर्तमान स्थिति से अवगत होने का काम दलित साहित्य ने कराया है। दलित लेखन केवल दलितों के अधिकार एवं मूल्यों तक ही सीमित नहीं है। हमें यह नहीं समझना चाहिए दोस्तों कि जो दलित साहित्य है केवल दलितों के बारे में उन्हीं के आवाज़ उठाने का काम करता है, बल्कि यह सामाजिक संदर्भों के साथ जुड़कर समूचे अर्थात पूरे समाज की अस्मिता और मूल्यों की पहचान बनता है। रमणिका गुप्ता जी का कहना है कि दलित साहित्य उस दबी हुई अस्मिता को प्राणवान मानव अस्मिता का हिस्सा बनाने की लड़ाई लड़ रहा होता है, जब वह वर्ण विहीन, वर्ग विहीन, जाति विहीन समाज बनाकर एक मानवीय समाज बनाने की घोषणा करता है। जनवादी, प्रगतिशील और जनतांत्रिक साहित्य जो भारत के जनमना जाति के संदर्भ में केवल वर्ग की ही बात करते हैं और करते करते एक तरफा कहीं की इकहरा हो गया था। तो जो पुराने साहित्य थे, प्रगतिशील, जनवादी, जनतांत्रिक, जितने भी हिंदी में साहित्य का युग आया वे सभी केवल एक ही वर्ग की बातें करते एक तरफा हो गए थे, इकहरा हो गए थे। लेकिन इन्होंने दलित साहित्य की बात नहीं की। और दलित साहित्य एक ऐसा साहित्य है जो केवल अपने वर्ग की बात न कहकर वे एक वर्ण विहीन, वर्ग विहीन, जाति विहीन समाज बनाने का, मानवीय समाज बनाने का अर्थात मानव को मानव एक समझे, एक समान समझे, ऐसा समाज बनाने का उद्देश्य लेकर दलित साहित्य लेखकों द्वारा लिखा जाता है। दलित साहित्य ने सामाजिक समानता और राजनीतिक भागीदारी को भी साहित्य का विषय बनाया। सामाजिक समानता और राजनीतिक भागीदारी अर्थात समाज में समानता हो, एक दूसरे वर्ग को ऊंच नीच न समझा जाए। राजनीतिक भागीदारी अर्थात राजनीति में भी जो छोटे वर्ग है उसकी भागीदारी हो, इनको भी इन्होंने विषय बनाया। और आर्थिक समानता इनको भी इनकी मुहिम को इन्होंने पूर्णता दी। इसलिए दिया दोस्तों क्योंकि ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ये तीनों समानता अगर समाज में न हुई तो जो दलित वर्ग है वो पिछड़ा ही रह जाएगा। तो इन तीनों मुद्दों पर समानता प्राप्त किए बगैर मनुष्य पूर्ण समानता प्राप्त नहीं कर सकता है दोस्तों। इसीलिए दलित साहित्य इस पूर्ण समानता के लिए संघर्षरत है। भारतीय समाज व्यवस्था ने दलित और गैर दलित के सामाजिक जीवन में जो फासला निर्मित किया है उसके परिणाम स्वरूप गैर दलित
दलित जीवन और उनकी जिजीविषा अर्थात जीने के लिए जो संघर्ष करने की इच्छा है, इसकी दग्धताओं से यदि अपरिचित है तो यह आश्चर्यजनक नहीं बल्कि इस व्यवस्था का ही परिणाम है। आज अगर कहीं हम बोल दें कि जाति व्यवस्था अभी तक मौजूद है, तो अगर आपको कोई मनुष्य या कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि जाति व्यवस्था तो पुरानी व्यवस्था थी, आज हम जाति व्यवस्था नहीं मानते, तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके दिमाग में जो व्यवस्था है, उन्होंने दलितों के जीवन को जिस प्रकार से दलितों ने अपना जीवन जिया है, उनकी जो जीवन की जिजीविषा अर्थात जीने के लिए संघर्ष किया है, इनको उन्होंने नहीं बताया है। तो यह भारतीय समाज व्यवस्था का एक दोष है, यह हम समझ सकते हैं। जब वे इस जीवन की सच्चाइयों को जानते ही नहीं, तो उस पर जो भी लिखेंगे वह केवल बाह्य चित्रण होगा, जो सहानुभूति और करुणा से उपजा होगा, न किसी बदलाव या संताप की आकांक्षा से। मान लो अगर कोई व्यक्ति किसी दलित के शोषण की कहानी लिखता भी है, तो वह इस तरह से लिखेगा कि सहानुभूति और करुणा से उपजा हुआ उसका जो लेख है वह उसमें रहेगा। उस लेख में न किसी बदलाव या संताप की आकांक्षा हमें दिखाई नहीं देगी। कई विद्वान कहते हैं, कई रचनाकार और आलोचक भी कहते हैं कि दलितों पर लिखने के लिए दलित होना ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। वे कहते हैं कि उनका तर्क है कि घोड़े पर लिखने के लिए घोड़ा होना ज़रूरी नहीं है, यह उनकी सोच है। लेकिन दलित लेखक इस तर्क से सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि घोड़े की पीड़ा को समझे बगैर उसका बाह्य चित्रण उसकी भावनाओं का काल्पनिक रेखांकन भर ही होगा। थका मांदा भूखा प्यासा घोड़ा अपने मालिक के प्रति क्या भाव रखता है, इसे सिर्फ घोड़ा ही बता सकता है और कोई नहीं। तो दोस्तों, यह बात 100% सत्य है। घोड़ा ही जान सकता है कि वह अपने मालिक के प्रति क्या सोचता है। तो इस घोड़े के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जो दलित वर्ग है या जिसने दलित वर्ग में आकर उन चीज़ों को भोगा है, झेला है, या उनके पूर्वजों ने उन चीज़ों को झेला है, उनका लेख अलग रहेगा, और जिन्होंने सहानुभूतिपूर्ण लिखा है उनका लेख अलग रहेगा। अर्थात बदलाव की भावना आपको दलित लेखक में ज़्यादा विकसित दिखाई पड़ेगी। इसके बाद हम आते हैं आलोचक प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी के अनुसार। तो वे दलित साहित्य की अवधारणा को निम्न शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं। दलित साहित्य को 2 रूपों में देखा जा सकता है। वे कहते हैं, एक तो दलितों द्वारा दलितों के बारे में और दलितों के लिए लिखा गया साहित्य, और दूसरा हम रख सकते हैं दलितों के बारे में गैर दलित लेखकों का साहित्य। मैनेजर पांडे जी कहते हैं कि मेरा मत है कि सहृदयता, करुणा और सहानुभूति के सहारे गैर दलित लेखक भी दलितों के बारे में अच्छा साहित्य लिख सकते हैं और लिखा भी है। लेकिन सच्चा दलित साहित्य वही है जो दलितों द्वारा अपने बारे में या सवर्ण समुदाय के बारे में लिखा जाता है, क्योंकि ऐसा साहित्य सहानुभूति से नहीं बल्कि स्व अनुभूति से उपजा होता है। वे कहते हैं कि राख ही जानती है जलने का दर्द, दलित होने की पीड़ा सिर्फ दलित ही जानता है। उसी तरह मार्क्सवादी चिंतक शिव कुमार मिश्र जी कहते हैं कि यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें निर्मल अंतःकरण से स्वीकार करना चाहिए।
हिंदी या अन्य भाषाओं में दलितों के बारे में जो भी लिखा गया है, नामी गिरामी रचनाकारों द्वारा भी उनकी अपनी सीमाएं हैं। वे आगे कहते हैं कि वह अधिकांशतः उदार मानसिकता और मानवतावादी चेतना के सवर्ण रचनाकारों द्वारा लिखा गया है। तो शिव कुमार मिश्र जी कहते हैं कि जो बड़े बड़े लेखक भी हैं, उन्होंने अगर दलितों के बारे में लिखा है तो एक मानवतावादी चेतना और उदार मानसिकता से उन्होंने इन लेखों को लिखा है। इस लेखन में दलित जीवन की सच्चाइयाँ और उसका यथार्थ जरूर सामने आया है, लेकिन अपवादों को छोड़कर प्रायः इसमें दलितों के नारकीय जीवन स्थितियों, उनके प्रति बरते जाने वाले सामाजिक भेदभाव एवं शक्ति संपन्नों तथा सवर्णों द्वारा किए जाने वाले उनके उत्पीड़न पर या तो आंसू बहाए गए हैं या उन पर दया और सहानुभूति प्रकट की गई है, या फिर अधिक से अधिक इस उत्पीड़न के जिम्मेदार व्यक्तियों, वर्गों और संस्थाओं आदि की आलोचना कर दी गई है। तो सवर्ण लेखकों द्वारा इन सभी चीज़ों को अपनाया गया है। चली आ रही सामाजिक संरचना में दलितों की सामाजिक हैसियत निश्चित करने वाले, उन्हें नरकवास की नियति देने वाले इस अमानवीय सामाजिक विधान के कर्ताओं तक उनके धर्मशास्त्रों, उनके द्वारा स्थापित निर्मम अपराध तंत्र और सदियों से उसे ढोने और बरकरार रखने वाली मानसिकता और उसके हाशियों पर जिन वज्र प्रहारों की ज़रूरत थी, उदारता, सहिष्णुता, भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम का मुखौटा लगाए अपराध करती अभिजनों की संस्कृति और आचरण को असलियत में दुख, ग्लानि, पश्चाताप और सात्विक आक्रोश के साथ समूचे विश्व के समक्ष उजागर करने का जो नैतिक दायित्व था, तथा दलितों के वजूद, उनकी सामाजिक हैसियत, उनके संघर्ष, उनके श्रम, उनके अधिकारों और उनकी आकांक्षाओं के बरक्स जिस पक्षधरता के साथ सवर्ण मानसिकता और उसे पोषित करने वाले विधानों के खिलाफ रचनात्मक हस्तक्षेप, जिस रचनात्मक मुठभेड़ की दरकार थी, वह सब पूरी सदी के भारतीय परिदृश्य में नहीं हो सका। तो शिव कुमार जी कहते हैं, तो जिस तरह से सवर्ण लेखकों ने लिखा दलितों के बारे में, वे सहानुभूतिपूर्वक लिखा, उनके प्रति जो अत्याचार हुआ तो उन्होंने सहानुभूति का भाव तो प्रकट कर दिया, लेकिन उन अत्याचारों, जो नियम कानून बनाकर जो अत्याचार किए गए, उन नियमों को तोड़ने का प्रयास नहीं किया, उस वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। उसी तरह उन्होंने दलितों को संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। वे कुछ समय तक पश्चाताप करते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। उन्होंने दलितों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास नहीं किया। यह इनका मत है। उसी तरह नामवर सी जी भी का मत है। तो नामवर सी जी भी का यही मत है। वे कहते हैं कि दलित होना एक व्यक्ति की ऐसी हकीकत है, जन्मना दलित होने के कारण अनुभव के जिन आसंगों से एक आदमी को गुजरना पड़ता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव स्वयं दलित के जैसा है। अपनी पूरी अनुभूतियों व कल्पना का विस्तार करने के बावजूद मैं, जो एक गैर दलित हूँ, उस अनुभव को उसी तीव्रता और तनाव से आपको अनुभव नहीं करा सकता। तो ये नामवर सी जी का मत है। अर्थात जो दलित व्यक्ति अपनी दुख पीड़ाओं को जिस तरह से लिख सकता है, उसका अनुभव अपने लेखन से करा सकता है, वैसा कोई दूसरा गैर दलित लेखक नहीं करा सकता। ये नामवर सी जी साफ शब्दों में कहते हैं। दलित आलोचक
ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने दलित विमर्श की दृष्टि से सिद्ध किया है। वे कहते हैं कि इसी प्रकार दलितों ने हजारों वर्षों की सामाजिक यातना में जो भोगा है, उनके जो अनुभव हैं, उन्हें गैर दलित जान ही नहीं पाता है। इसलिए उसकी पीड़ा के साक्षात्कार की उनकी कल्पना अधूरी होती है। यही वजह है कि हिंदी साहित्य में दलितों की पक्षधरता का दंभ भरने वाले लेखकों की रचनाएं सिर्फ सहानुभूतिपरक या फिर करुणाजन्य होती है। वे किसी बदलाव की प्रक्रिया को तीव्रता देने के लिए नहीं होती। बदलाव तथा क्रांति की स्थितियां आने से पूर्व ही या तो ऐसे रचनाकार पाला बदल लेते हैं या फिर यथास्थिति बनाए रखने में मदद देते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का जो सूरदास हो या गिरिराज किशोर के परिशिष्ट नामक परिशिष्ट नामक रचना का नायक, वे जो हैं परिवर्तन बिंदु पर पहुँचते ही पलायन कर जाते हैं या समझौता करके आदर्शवाद का उदाहरण बन जाते हैं। यही स्थिति धरती धन ना अपना, जिसको जगदीश चंद्र जी ने लिखा है, इसमें भी दिखाई देती है। तो तमाम संभावनाओं और संघर्षशील चरित्र की उम्मीदों के बीच नायक अचानक पलायन कर जाता है। अमृतलाल नागर का मशहूर उपन्यास नाच्यो बहुत गोपाल में भी लेखक अंततः ब्राह्मणवादी संस्कार से बाहर नहीं निकल पाया है। तो इस तरह से वाल्मीकि जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। दलित लेखक इन स्थितियों का सामना करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दलितों की पीड़ा दलित ही समझ सकता है, वहीं उस पीड़ा का प्रामाणिक प्रवक्ता भी है। हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव जी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। राजेंद्र यादव का कहना है कि दलित लेखकों की यह जिद है, नुमाइंदगी या प्रतिनिधित्व की यह राजनीति बहुत दूर और देर तक उनकी बात नहीं कह सकती। दुनिया का कोई वकील अपनी सारी निष्ठा और ईमानदारी या कानूनी पैंतरेबाजी के बावजूद वादी की जो तड़प है, उनकी यातना और उसके गुस्से को नहीं बता सकता, जितना वे स्वयं व्यक्त कर सकते हैं। मराठी भाषा के दलित लेखक तक ताराचंद्र खांडेकर जी दलित साहित्य के अम्बेडकरवाद को स्वीकार करने का अर्थ है कि वह अम्बेडकरवाद की क्रांतिकारिता को स्वीकारता है। मराठी तथा संपूर्ण भारतीय साहित्य जो मूलतः संस्कृत भाषा और साहित्य से प्रभावित है का वह निषेध करता है। तो इस तरह से हमने अंततः दलित साहित्य की अवधारणा की विशेषताओं को ओम प्रकाश वाल्मीकि के निष्कर्षों से समझ सकते हैं और उनके जो निष्कर्ष हैं वही दलित साहित्य की अवधारणा है, वही दलित साहित्य की का इच्छा अर्थात वही उद्देश्य है। तो इनको हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं दोस्तों। पहला, दलित साहित्य का मुख्य उद्देश्य है मुक्ति और स्वतंत्रता के सवालों पर डॉक्टर आम्बेडकर के दर्शन को स्वीकार करना। दूसरा, बुद्ध का अनिश्वरवाद, अनात्मवाद, वैज्ञानिक दृष्टिबोध और पाखंड कर्मकांड विरोध को समर्थन करना। वर्ण व्यवस्था का विरोध करना, जाति भेद का विरोध करना और सांप्रदायिकता का विरोध करना। चौथा, अलगाववाद का नहीं, भाईचारे का समर्थन करना दलित साहित्य का उद्देश्य है। उसी तरह पांचवा, स्वतंत्रता तथा सामाजिक न्याय की पक्षधरता। छठवा है सामाजिक बदलाव के लिए प्रतिबद्धता। साथ ही सातवां है आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद का विरोध करना। आठवां, सामंतवाद और ब्राह्मणवाद का विरोध करना।
9वां है अधिनायकवाद का विरोध करना। 10वां है दोस्तों महाकाव्य की रामचंद्र शुक्ली परिभाषा से असहमति। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने महाकाव्य की रचना के लिए जो परिभाषा दी, उनकी जो परिभाषा की विशेषताएं हैं, इनके खिलाफ दलित साहित्य जुट जाता है। अर्थात रामचंद्र शुक्ल जी ने जो परंपरागत महाकाव्य का जो नायक होता है, उनका जो परिवेश होता है, वो सभी चलता आया था, उसका समर्थन किया। लेकिन दलित जो लेखक हैं वे रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा से असहमत है। उसी तरह आगे हम देखते हैं पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र का विरोध करना। ये 11वां नंबर है। सौंदर्य शास्त्र की परंपरागत तकनीकों का विरोध करना। 12वां है वर्णविहीन वर्गविहीन समाज की पक्षधरता। 13वां है भाषावाद और लिंगवाद का भी विरोध करना। तो एक भाषा का प्रभुत्व होना, इसका भी विरोध दलित साहित्य करता है। उसी तरह पुरुष एक लिंग, चाहे पुरुष हो या महिला, इन दोनों में से किसी एक का प्रतिनिधित्व होना भी, इसका विरोध दलित साहित्य के द्वारा किया गया। तो इन बिंदुओं को ही हम आधार मानकर दलित चेतना अपना अलग अस्तित्व रखते हैं या समझ सकते हैं और दलित संस्कृति विकसित करने की ओर अग्रसर है। देवी देवताओं में श्रद्धा भाव, मंदिर, ईश्वर, मनुष्य के बीच घृणा भाव उत्पन्न करने वाले धर्मशास्त्र ग्रंथ, महाकाव्य, नर्क स्वर्ग, मनुष्य को गुलाम बनाने वाले प्रपंच, कर्मकांड को नकारते हुए, आज इन सभी चीज़ों को नकारते हुए आज का दलित अपनी अलग पहचान और संस्कृति निर्मित कर रहा है। आत्मविश्लेषण, अस्मिता की तलाश, जीवन मूल्यों की खोज, मानवीय सरोकारों की पड़ताल आदि दलित संस्कृति के मूल आधार हैं। इन सवालों से ही दलित चेतना का उद्गम है, जो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन दर्शन सामाजिक संघर्ष से ऊर्जा पाकर साहित्यिक अभिव्यक्ति में परिवर्तित हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने दलित साहित्य की अवधारणा, उनका प्रमुख उद्देश्य को बहुत ही अच्छे तरीके से जान लिया। आशा है आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।